आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी आवाज और मैं हूँ पलक गुप्ता। कहते हैं धरती का दिल धड़क रहा है, आज टहनियों के घर फूल मेहमान हुए हैं। अमृता प्रीतम की ये वो चंद पंक्तियाँ हम हमारे मेहमानों को डेडिकेट करते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सिद्धार्थ जी, जो कि कवि हैं और हमें बहुत सारी हमारे इंटरव्यू के बीच आज ये बहुत सारी कुछ अपने ही अंदाज में सुनाने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल सिद्धार्थ जी आपसे करते हैं जी। क्यों ना शुरुआत कुछ पंक्तियों से ही हो जाए। निश्चित रूप से रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं कि हमने बहुत बढ़ाया हमने बुद्धि निशेष, और बहुत पीछे रह गया हृदय का देश। तो हृदय के देश के लिए, मन के देश के लिए, दिल के देश के लिए कविता का होना आवश्यक है, साहित्य का होना आवश्यक है। क्योंकि आप विज्ञान इंसान तो बना सकता है, इंसानियत तो हिंदी की कविता लेकर आती है, साहित्य लेकर आता है। बिल्कुल, बहुत कमाल की बात इन्होंने कही। तो एक और सवाल करना चाहूंगी जी निश्चित रूप से कि कविता का, या मैं कहूँ एक कवि का तो बाद में, खैर कविता का, साहित्य का हर एक इंसान के जीवन में क्या महत्व है? जी नहीं, निश्चित रूप से कविता का आज के समय में, जिस समय भौतिकवाद अपने चरम पर है, साहित्य में एक उद्देश्य आता है, कांता समेत उद्देश्य। उसका अर्थ यह है कि जिस तरह स्त्री की लावण्यता और सौंदर्यता को देखकर पुरुष उसके ऊपर आसक्त होकर उसकी बिना मर्जी के ही उसके सारे आदेश पालने के लिए अपने आप को तैयार समझता है, ठीक उसी तरह कविता में जो रस उत्पन्न होता है, उस रस का रसापान करने के बाद श्रोता अपने आप को उस कविता के प्रति समर्पित समझता है, और वो कविता फिर विश्व को सुंदर बनाती है। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा भी है कि बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की न चिंता आती है, बड़ी वह आत्मा जो बिना रोए शरीर से निकलती है, बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की न चिंता आती है, बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ी वह कविता जो विश्व को सुंदर बनाती है। तो ये साहित्य का जो सत्यम शिवम सुंदरम का जो उद्देश्य है, वही कविता का उद्देश्य है, वही कविता का महत्व है। बिल्कुल कमाल की बात आपने कही। सिद्धार्थ जी, एक आपसे पूछना चाहूंगी कि इन्होंने बोला कि हिंदी जिस तरह से छूटती जा रही है, अंग्रेजी सिर्फ इतनी ही काम में हो जितनी ज़रूरत हो, लेकिन हमारे स्कूल्स में एक चीज़ सिखाई जाती है, टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन नॉट हिंदी, इन इंग्लिश। तो हाँ, तो क्या स्कूल्स को ये सीखने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान के सारे स्कूल्स को हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कंपैरिजन टू इंग्लिश? नहीं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ कि ये दास्ता की गुलामी है, और ये प्रतीक है उन लोगों का जो लोग हमारे ऊपर शासन करके चले गए, लेकिन उनकी सोच हमारे ऊपर आज तक हावी है। और ये मैं दूसरा आपके चैनल के माध्यम से, द आवाज़ के माध्यम से आप सबको सूचित भी करता हूँ कि अपनी भाषा के प्रति दरिद्रता के भाव को त्यागिए और अपनी भाषा के प्रति गौरव होने का बोध अपने आप में जगाइए, क्योंकि ये अस्मिता का प्रतीक है, ये स्वाभिमान का प्रतीक है। किसी के पीछे चलकर आप नई लकीर नहीं बना सकते। तो ये जो भाषा के प्रति दरिद्रता का बोध है, ये मुझे लगता है कम होना चाहिए, ताकि माँ भारती में पूरी तरीके से गूंज पाए माँ हिंदी। मेरा मानना डॉक्टर साहब, आपने मोदी जी से कर तो दिया, हालांकि वो सिर्फ बोलते बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि भाषा को रोजगार से जोड़ देना चाहिए। जब तक भाषा रोजगार से नहीं जुड़ेगी, तब तक युवा उसी तरफ आकर्षित नहीं होगा। और किसी भी भाषा को यदि आपको वैश्विक स्तर के ऊपर स्वीकारोक्ति देनी है, तो युवाओं को उस भाषा के ऊपर पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी, क्योंकि युवा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा तभी आकर्षित होंगे जब भाषा को रोजगार से जोड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार रोजगार से हिंदी को जोड़ेगी, ताकि तमाम विभागों से बच्चा रोजगार से तब जुड़ेगी जब वो विज्ञान और वाणिज्य की। सर, मुझे नहीं लगता विज्ञान जो बोलकर चला गया वो साहित्य में बहुत समय पहले हो चुका है। अभिनव गुप्त एक बहुत बड़े साहित्य शास्त्र थे, उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा को देखने के अनंत पहलू होते हैं, किसी भी विषय को सोचने के अनंत पहलू होते हैं। आज जब विज्ञान ये बोलता है कि किसी भी विषय के एक पहलू के साथ सोचना विज्ञान की आत्महत्या करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूर्वज तो बहुत समय पहले इस बात को बोलकर चला गया था, लेकिन हम हमारी भाषाई दरिद्रता की बोध के पीछे कभी उसको पढ़ नहीं पाए और उसके भावार्थ को समझ नहीं पाए। अब चूंकि कोई बाहर का बोल रहा है, तो हम उसको इसलिए मान रहे हैं कि वो बाहर का बोल रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा सुनना पसंद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अपने पास जो है वो सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है, अपने को जानना चाहिए, समझना चाहिए, बाहर से जो अच्छा है उसको सीख लेना चाहिए, उसमें कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की जा सकती। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि सत्ता
और कविता, जी। इन दोनों का मेल क्या रहा है? क्योंकि अगर बात करी जाए हमारे सत्तादारों की तो बहुत अच्छे कवि रहे हैं कुछ एक सत्तादार। अगर कुमार विश्वास जी की बात करी जाए, अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए, तो कमाल का ये लोग लिखते थे और लोग काफी सुनने आते थे इनको। जी नहीं, कविता और सत्ता तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी। पहले साहित्य में भी राजनीति होती है और राजनीति में भी साहित्य होता है, तो मेरा ऐसा मानना है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मैथिली शरण गुप्त राज्यसभा में रहे, दिनकर जी राज्यसभा में रहे, और वर्तमान में जैसा कि कुमार साहब के बारे में आपने बताया, तमाम लोगों ने अपने अपने समय में अपनी कविताओं के माध्यम से जो जनता की पीड़ा कविताओं में रची, उसी कविता की पीड़ा को सुलझाने के लिए वो सदन के उच्च स्तर में भी पहुंचे। और तो अब एक खूबसूरत सेशन एक छोटा सा स्टार्ट करते हैं। दोनों, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप दोनों अपनी अपनी कविता सुनाएं। और डॉक्टर साहब ने आदेशित स्वर में कहा कि सिद्धार्थ सुनाए, तो मैं सुनाऊंगा। कविता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अनुभूतियों का लयात्मक संप्रेषण होता है, और खुद को लय में डाल देना ही गीत होता है, खुद का अनुवाद कर देना लय में वो गीत होता है। एक गीत मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये पीड़ा है और ये सौंदर्य का गीत है, और बसंत का मौसम है, मैं आपको सुनाता हूँ कि बादल जब जब रोता है तो तेरी याद सताती है, दुनिया को कैसे समझाऊं पीड़ा आती जाती है। बादल जब जब रोता है तो तेरी याद सताती है, दुनिया को कैसे समझाऊं पीड़ा आती जाती है। कि हंसना ऐसा था उसका बातों से फूल बरसते थे। और अगली लाइन में उपमा देना डॉक्टर साहब देखना, और आपकी दाद की इच्छा रखता हूँ कि हंसना ऐसा था उसका बातों से फूल बरसते थे, चलना ऐसा था उसका नदियों के पाँव लरजते थे। कभी आंख में आंसू थे तो बादल स्वयं गरजते थे, रूप रंग ऐसा था उसका दर्पण देख संवरते थे। सपने में भी आहट उसकी, सपने में भी आहट उसकी मुझको स्वप्न दिखाती है, दुनिया को कैसे समझाऊं पीड़ा आती जाती है। बादल जब जब रोता है तो तेरी याद सताती है, दुनिया को कैसे समझाऊं पीड़ा आती जाती है। कुछ नवीन मुक्तक मैं आपको सुनाता हूँ कि इश्क का रंग तो हर खुशी का नहीं, अब मैं उसके अलावा किसी का नहीं। मेरी नजरों में जो तैरती है सदा, बस उसी की नजर में उसी का नहीं, बस उसी की नजर में उसी का नहीं। और ये अजब ही तरीके कशनसार है, इस नुमा इसमें क्या जीत क्या हार है। वक्त के ढलने से दिल बदलते नहीं, आपसे प्यार था आपसे प्यार है। कि टूटे दिल से भी संवाद कर देखना, चुप्पियों का भी अनुवाद कर देखना। खुशबुएं फैल जाएगी चारों तरफ, एक दिन तुम मुझे याद कर देखना, एक दिन तुम मुझे याद कर देखना। और अंत में सिर्फ इतना ही है कि जगमगाता रहे काव्य का ये दिया, याद रखना उसे आज तक जो किया।
कर्ज ऐसा चढ़ा भूल सकता नहीं, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि चरागों के सफ़र में यदि दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफ़र में यदि दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं।